अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, मुझे बताइएगा कि मेरी आवाज़ क्लियर है। चलें, ठीक हो गया। क्या हाल है आप सबके? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक ठाक। आप सबकी दुआएं। हम स्टार्ट लेते हैं आज की वर्कशॉप का, लेकिन आप सब ने अपने माइक्स म्यूट रखने और क्वेश्चन आंसर इंशाल्लाह हम एंड पे लेंगे। और सबसे पहले मेरा आप सबसे क्वेश्चन है कि आईबीएस या फिर आईबीडी का कोई पेशेंट आपने अपने सराउंडिंग में या अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में कभी डील की है? और दूसरी बात ये कि मुझे बताइएगा, आपको डबल वॉइस तो नहीं आ रही मेरी? ठीक हो गया, मेरी वॉइस क्लियर है। तो जो क्वेश्चन मैंने पूछा है उसका मुझे चैट बॉक्स में आप आंसर कर सकते हैं। सोबिया कह रही है कि डबल वॉइस आ रही है मेरी। चलें, अब नहीं आएगी इंशाल्लाह। बाकी मुझे बताइएगा कि आपने आईबीएस या आईबीडी का कोई पेशेंट अपने इर्द गिर्द देखा है या उसे डील किया है? कुछ आइडिया है आपको इसके बारे में, आईबीएस और आईबीडी के बारे में? चलें फिर हम स्टार्ट लेते हैं। क्लिनिकली हम देखेंगे इंशाल्लाह इसे। और आपको इंशाल्लाह आज फिर आइडिया होगा कि हमने किस तरह इसको लेके चलना होता है एक पेशेंट को। ठीक है? ठीक है। लेकिन उसकी रीज़न मालूम है कि आईबीएस में बाउल मूवमेंट अगर डिस्टर्ब होती है तो उसकी रीज़न क्या है, उसको डील कैसे करते हैं? फाइबर कम लेने की वजह से। हम्म चलें देखते हैं फिर। अ, हम स्टार्ट लेते हैं एक हदीस से कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कोई भी ऐसी बीमारी नहीं है जिसकी अल्लाह ताला ने शिफा नाजिल ना की हो। अब इसका मतलब ये है कि आईबीडी हो या आईबीएस हो, ये ट्रीटेबल है, जबकि हम मॉडर्न साइंस में ये पढ़ते हैं कि ये मैनेजेबल है। ठीक है? तो इसका मतलब ये हुआ कि इस हदीस के मुताबिक कोई भी डिजीज़ है, चाहे वो आईबीडी है या आईबीएस है, उसको हम मुकम्मल ट्रीट कर सकते हैं। ठीक है? और सिर्फ ये नहीं है कि हम सिर्फ टाइम टू टाइम मैनेज कर सकें।
जब हमारे इस हदीस पे बिलीफ आ जाएगा तो फिर हमें इसको समझने में, इसको प्रैक्टिस करने में और पेशेंट को क्लिनिकल जो सपोर्ट देने में हमारा बिलीफ जो है उसमें जो स्ट्रेटजीज हैं वो सारी चेंज हो जाएंगी, क्योंकि हमारा वे ऑफ थिंकिंग चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं आईबीडी को देख लेते हैं। ठीक है, इसमें ना दोनों में ही आईबीएस में तो है ही है, आईबीडी में भी ब्रेन का और गट का डायरेक्ट कांटेक्ट होता है। ठीक है, हमने पढ़ा होगा, देखा भी होगा, तो चले हम देखते हैं कि हमने देखा क्या है। आपने देखा होगा अपने रूटीन में जब भी किसी ने स्ट्रेस लिया है ना उसका पेट खराब हो जाता है। ठीक है, या फिर आपने ये देखा होगा आप में से किसी ने भी कि अगर पेट खराब है ना तो आप मेंटली ठीक नहीं रहते, आपको चिड़चिड़ापन आता है। ठीक है, बहुत गुस्सा आता है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि दोनों इकट्ठे काम करते हैं, इनमें से अगर एक भी डिस्टर्ब होगा तो दूसरा ऑटोमेटिकली डिस्टर्ब हो जाएगा। ठीक है, जितने भी डिप्रेशन के पेशेंट्स हैं आप देख लीजिएगा उनका जो गट से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उनमें ज़्यादा देखे जाते हैं। ठीक है, या फिर आप ये देख लीजिएगा कि जिनमें गट के प्रॉब्लम्स हैं उनमें साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स ज़्यादा देखे जाते हैं, उनकी कंसंट्रेशन ही नहीं सही होती किसी भी काम को लेके, उनसे फोकस ही नहीं होता, उनकी मेमोरी लॉस बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, उनकी एफिशिएंसी कम हो जाती है बढ़ने की बजाय। उन्हीं के एज फेलोज और उन्हीं के जो कलीग्स हैं उनका जो काम करने का तरीका है वो हाईली एफिशिएंट होगा, जबकि ये पहले एफिशिएंट हुआ करते थे बट टाइम टू टाइम इनकी जो एफिशिएंसी वो कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि इनमें गट इश्यूज चल रहे होते हैं और उनसे ट्रीट नहीं किया गया होता। ठीक है, तो ये बेसिकली एक टू वे कम्युनिकेशन सिस्टम है बिटवीन गट एंड ब्रेन। ठीक है, अच्छा इसमें रीजंस क्या हैं वो हम उसको डीपली नहीं देखेंगे, क्योंकि देखें उसमें न्यूरोलॉजिकल इन्वॉल्वमेंट होती है, यानी वेगस नर्व हमने देखा है, इसमें न्यूरोट्रांसमीटर्स इन्वॉल्व होते हैं, वो हमें सब पता है। ठीक है, तो हम उसकी वो डीप में नहीं जाएंगे। ठीक है, क्योंकि हम क्लिनिक पे बैठ के जब आपके पास पेशेंट आ जाता है ना आईबीएस का या आईबीडी का, तो फिर आपको पता है कि इसमें न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है, वो वेगस नर्व पे मैसेज और न्यूरोट्रांसमीटर्स में जो मैसेज है वो डिस्टर्ब हुआ तो ये प्रॉब्लम आया ना, तो आपने रीज़न तो आपको पता ही है। ठीक है, इसमें गट माइक्रोब्स जो होते हैं, माइक्रोबायोटा जो होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है, हमें पता है। जब गट माइक्रोबायोटा डिस्टर्ब होता है तो इम्यून सिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है, हमें पता है। ठीक है, तो हम रीजंस तो हमें पता है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि बेसिकली होता क्या है। होता यूं है कि फॉर एग्जांपल आपको स्ट्रेस आया, ठीक है, ब्रेन पे एंजाइटी आ गई, स्ट्रेस आ गया, अब बॉडी में हो क्या रहा है, हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं, कोर्टिसोल स्ट्रेस हार्मोन ऑब्वियसली वो रिलीज होगा। तो अब स्ट्रेस हार्मोन ने जाके आपकी डायरेक्ट जो गट की लाइनिंग है एपिथेलियल लाइनिंग उसको डिस्टर्ब कर देना। ठीक है, जब वो डिस्टर्ब होगी ऑब्वियसली गट जो है वो लीकी हो जाएगा, और जब लीकी होगा तो वहाँ पे इन्फ्लेमेशन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, और पेट में पानी पड़ना जैसे गुड़गुड़ाहट नहीं होती खाना खाने के बाद वो होना शुरू हो जाती है, गैस वहाँ पे बनना शुरू हो जाती है, ब्लोटिंग होती है, फिर उसकी वजह से आगे भी बहुत सारे सिम्टम्स आना शुरू हो जाते हैं अगर उसे क्रॉनिक कंडीशन होती है ना, तो वो मोटिलिटी जो होती है गट की वो चेंज हो जाती है, उससे आपके गट में मसला आ गया, ब्रेन में कोई स्ट्रेस नहीं आया। ठीक है, लेकिन गट में प्रॉब्लम ये आया कि आपका ना माइक्रोबायोटा वो डिस्टर्ब हो गया ड्यू टू पुअर डाइट, ड्यू टू हाईली प्रोसेस्ड फूड। ठीक है, ड्यू टू इन्फेक्शन, कुछ भी हो सकता है। गट में प्रॉब्लम आया पहले, जब वहाँ पे बैड बैक्टीरिया बढ़ेंगे गुड बैक्टीरिया कम हो जाएंगे तो टॉक्सिन्स बढ़ना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, जब टॉक्सिन्स बढ़ेंगे तो हमें पता है कि हमारी बॉडी जो
उसके लिए हेल्दी नहीं है। ब्रेन उसको किस तरह परसीव करता है, ऑब्वियसली उसके लिए वो टॉक्सिन होगा ना, कोई भी बैड प्रोडक्ट जो है। तो और इसी तरह इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स बढ़ जाते हैं, साइटोकाइंस बढ़ जाते हैं, ठीक है। ये सारी साइटोकाइंस, इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स और टॉक्सिन ये जाके हमारे ब्रेन में उसे ट्रिगर करते हैं टुवर्ड्स द डिप्रेशन, टुवर्ड्स द फटीग, टुवर्ड्स द एंजाइटी, ठीक है, टुवर्ड्स द फॉगीनेस। तो हमने ये देखा कि बात स्ट्रेस से ब्रेन से शुरू हो तो भी गट में प्रॉब्लम आएगा, या फिर गट से शुरू हो तो भी ब्रेन पे स्ट्रेस जाएगा। ये एक विस्कस साइकिल है जो इसी तरह चलता है। और हम ये भी देखते हैं कि 90% जो सेरोटोनिन है ना, जो हैप्पी हार्मोन है, वो हमारी गट में बनता है, ठीक है। जब हम स्ट्रेस लेते हैं तो सेरोटोनिन नहीं बनता, तो सेरोटोनिन ही नहीं बनेगा तो बॉडी और ज़्यादा स्ट्रेस में चली जाती है। लेकिन अगर आप ज़रा ऑपोजिट करके देखें, हमने स्ट्रेस अपनी बॉडी से हटाया तो सेरोटोनिन जो हैप्पी हार्मोन है वो बढ़ना शुरू हो जाता है। हैप्पी हार्मोन बढ़ेगा, वो हमारी सर्कुलेशन में जाएगा, सर्कुलेशन से ब्रेन तक जाएगा, पूरी बॉडी तक जाएगा। तो जब हर जगह जो हैप्पी हार्मोन जो है ना सर्कुलेट कर रहा होगा, तो हमारी ब्रेन भी, हमारा गट भी, ये नॉर्मल रहेगा, ठीक है। तो ये इस तरह हमने इसको देखना है कि जब भी आपके पास पेशेंट आएगा तो पहले आपने ये देख लेना है कि उसकी लाइफ में स्ट्रेस कौन सा है। साइकोलॉजिकल स्ट्रेस आया है तो आपको पता चल जाएगा कि उनकी लाइफ में इतने सालों से प्रॉब्लम उनकी पर्सनल लाइफ में चल रहा है। कोई भी स्ट्रेस हो सकता है, डोमेस्टिक हो सकता है, फाइनेंशियल भी हो सकता है, उनका प्रोफेशनल भी हो सकता है। तो आपको आइडिया हो जाएगा कि स्ट्रेस की वजह से गट में प्रॉब्लम आया है, या फिर बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे आते हैं, कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह हमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, हमारे घर में टेंशन ही कोई नहीं है। तो वहां से आपको पता चल जाएगा कि फिर इनकी लाइफस्टाइल में कहीं प्रॉब्लम था, इनके डाइटरी चॉइसेस में कहीं प्रॉब्लम था, उसकी वजह से इनका गट खराब हुआ है। और उसकी वजह से अब इनका चिड़चिड़ापन भी आता है बहुत ज़्यादा, इनको एग्रेशन में रहते हैं, ये एंगर इश्यूज होते हैं, शॉर्ट टेम्पर्ड है, ठीक है, किसी से बात करने को दिल नहीं करता, मूड स्विंग्स है, कोई बात समझ नहीं आती। अच्छा, ये बड़ा प्रॉब्लम है ऐसे पेशेंट्स में कि उन्हें समझाते रहो ना, उन्हें बात ही नहीं समझ आती, बिकॉज उनका फोकस खत्म हुआ होता है। तो पहली बात तो ये है कि आपको ये पता चल जाएगा कि आपके पेशेंट में रूट कॉज क्या है, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं कि अब जब आपके पास पेशेंट आएगा, अगर वो विदाउट रिपोर्ट्स आता है, क्योंकि इसकी रिपोर्ट्स जो हैं वो एक्सरेज और फिर इसकी रिपोर्ट्स में क्लोनोस्कोपी और इस तरह बायोप्सी, बहुत लंबे प्रोसीजर्स हैं। लेकिन अगर आपके पास फर्स्ट टाइम कोई पेशेंट आए, पेशेंट को पता होगा तो वो टेस्ट करवाएगा ना। तो जब आपके पास आए, आपको कैसे पता चलेगा कौन सा प्रॉब्लम है? तो आपको कुछ मैं आपको सिम्टम्स बताती हूँ जिससे आपको पता चल जाएगा कि इसको प्रॉब्लम कौन सा है, ठीक है। तो जब हम बाकी डिजीजेस पढ़ते हैं, बहुत सारी और भी डिजीजेस हैं जीआईटी की, तो वो भी जब आप सारी पढ़ेंगे तब आपको और क्लियर हो जाएगा। लेकिन अभी आईबीडी को लेके जो आपको क्लियर सिम्टम्स पता चलेंगे वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले तो आप याद रखेंगे आईबीडी में इन्फ्लेमेशन होती है, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज, आईबीडी का मतलब ये है, ठीक है। तो इसमें बेसिकली इन्फ्लेमेशन होती है। अब वो इन्फ्लेमेशन किसी भी वजह से हो सकती है। अब जब आपके पास पेशेंट आया, उसको इन्फ्लेमेशन हो गई है, ठीक है। अब आपने ये फाइंड कर लिया स्ट्रेस से हुई है, अच्छा पता चला नहीं स्ट्रेस नहीं है। फिर उनकी डाइट में प्रॉब्लम हो सकता है, अच्छा ठीक है। या फिर आप उनकी हिस्ट्री लें, कहीं उन्हें कोई वायरल प्रॉब्लम तो नहीं हुआ था कुछ साल पहले, कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन तो नहीं हो गया था क्रॉनिक, ठीक है, कोई हार्मफुल। तो वहां से आपको पता चल सकता है। अगर वो कहते हैं हमें कुछ ऐसा हुआ ही नहीं, ठीक है, आपने उनकी डाइटरी रिकॉल ले लिया, आपको पता चल गया डाइट भी ठीक है। मतलब बहुत सारे लोग होते हैं जो बाहर का खाना नहीं खाते लेकिन फिर भी उन्हें प्रॉब्लम होता है। अब देखें, अब स्ट्रेस भी नहीं है, डाइट भी ठीक है, उनको कोई इन्फेक्शन भी नहीं हुआ, अब क्या मसला है? फिर आप उनकी जेनेटिक हिस्ट्री लें, उनके जीन्स में कहीं तो नहीं ये प्रॉब्लम आया, ठीक है, क्योंकि 10% ये जो है जीन्स में भी ट्रैवल करता है, ठीक है। तो यानी फर्स्ट डिग्री रिलेटिव जो होता है ना, 10% वहां से आता है। तो अब अगर वो बताते हैं हमारी फैमिली में भी किसी को ये प्रॉब्लम नहीं है,
ठीक है। तो अब आपको पता चल जाएगा कि फिर इनकी ही बॉडी में कहीं ना कहीं इनके ही इम्यून सिस्टम ने इन्फ्लेमेशन स्टार्ट कर दी है। ठीक है, ऑटो इम्यून डिजीज है फिर ये। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि फिर आपको पता चल जाएगा ये ऑटो इम्यून डिजीज है। ठीक है, ये बात कहना कि आईबीडी होती ही ऑटो इम्यून डिजीज है, ऐसी बात नहीं है। ये ऑटो इम्यून भी हो सकती है, जेनेटिक भी हो सकती है, इन्वायरमेंटल भी हो सकती है, ये न्यूट्रिशनल फैक्टर्स भी इसको अफेक्ट कर सकते हैं, लेकिन आपको आइडेंटिफाई करनी है रूट कॉज। ठीक है, रूट कॉज आइडेंटिफाई करना क्यों ज़रूरी है? इसलिए ताकि आपको आइडिया हो जाए कि आपने स्टार्ट कहाँ से लेना है। अगर स्ट्रेस की वजह से इन्हें इन्फ्लेमेशन हुई तो आपने स्ट्रेस को कम कर देना है। अगर डाइट की वजह से प्रॉब्लम आया, आपने पकड़ लिया उनकी डाइटरी रिकॉल से कि डाइट में सारा मसला है, सारा सारा 3-3 टाइम बाहर का ही खाना खाना है, तो फिर आपको पता चल जाएगा डाइट से मैंने शुरू करना है। लेकिन जब सारी चीज़ें ठीक है ना, तो फिर अब आपको ये पता चल गया कि ये इनकी इम्यून सिस्टम में प्रॉब्लम है, आपने उनकी इम्यूनिटी को जो है ना उसको बढ़ाना है। ठीक है, वैसे सब में इम्यूनिटी को ही बढ़ाते हैं, लेकिन मैं आपको वैसे बता रही हूँ कि आपको पता चल जाएगा मैंने स्टार्ट कहाँ से लेना है, कौन सी चीज़ें काम करनी है, कौन सी चीज़ें ऐड करनी है। ठीक है, तो आई होप आपको यहाँ तक अंडरस्टैंडिंग हुई होगी। मुझे ना आपने चैट बॉक्स में बताना है अभी जल्दी से कि आपको इन्फ्लेमेशन होती कैसे है, ये क्लियर हुआ? ऑल राइट, हम आगे मूव करते हैं। अच्छा, इन्फ्लेमेशन हुई है, अब डिपेंड करते हैं इन्फ्लेमेशन हुई कहाँ पे है। ठीक है, अगर तो इन्फ्लेमेशन आपकी पूरी जीआईटी में कहीं पे भी हुई हुई है, ठीक है, तो वहां से पता चल जाता है कि ये क्रॉन्स डिजीज है। ठीक है, अगर सिर्फ कॉलन में हुई हुई है, कॉलन में हुई है तो फिर वो अल्सरेटिव कोलाइटिस है। ठीक है, ये दो चीजें आपने याद रखनी है। अल्सरेटिव कोलाइटिस जस्ट कॉलोन में होता है। ठीक है, और क्रॉन्स पूरी जो है जीआईटी कहीं पे भी हो सकता है, माउथ टू एनएस कहीं पे भी हो सकता है, और ये पैची होता है। कहीं पे इन्फ्लेमेशन है, फॉर एग्जांपल इंटेस्टाइन के जो है ना इलियम पार्ट में है, और फिर जाके बाद में कॉलन के लास्ट डिसेंडिंग पार्ट में है। ठीक है, और बीच में बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, और हो सकता है इसोफेगस में है, और फिर जो है वो जो है स्टमक, उसमें है ही नहीं इन्फ्लेमेशन, वो क्लियर है। तो कहीं होती है कहीं नहीं होती, क्रॉन्स में ये वाला पैटर्न चलता है। लेकिन अल्सरेटिव कोलाइटिस चूंकि ये होती है क्लोन में, ये कंटिन्यूस होती है, या कंटिन्यूस होगी डिसेंडिंग कॉलोन में या असेंडिंग में, कहीं पे भी, यानी ये कंटिन्यूस होती है। ठीक है, फिर जो क्रॉन्स डिजीज है, इसमें डायरिया होता है, वाटरी डायरिया होता है। ठीक है, अगर आपके पेशेंट आता है वो कहते हैं कि मेरा डायरिया रुकता ही नहीं है, आप उनसे पूछें आपको ब्लड तो आता है साथ में, अगर वो कहते हैं मुझे ब्लड नहीं आता, इसका मतलब है उसे क्रॉन्स डिजीज है। ठीक है, अच्छा अगर अच्छा बाकी एक चीज़ मैं यहाँ पे क्लियर कर दूँ कि जो मैं आपको डायरिया के से रिलेटेड बात बता रही हूँ ना, वो सिर्फ आपने जिसको भी डायरिया होगा आपने उसको आईबीडी में नहीं डाल देना, वो आईबीएस भी होता है, वो डायबिटिकुलाइटिस भी होता है, वो डिफरेंट चीज़ें होती हैं। तो वह आपने हर चीज़ को देखना है। मैं अभी डिफरेंस जो बता रही हूँ वो क्रॉन्स एंड अल्सरेटिव में बता रही हूँ। अगर पेशेंट कहता है कि ब्लड के साथ मुझे डायरिया आता है, तो वो अल्सरेटिव कोलाइटिस है। ठीक है, और फिर आप ये देखिएगा कि जो अगर तो उससे उन्होंने कोई करवाई हुई हैं, उन्होंने लैब रिपोर्ट्स करवाई हुई हैं, तो उसमें आप देखिएगा कि या एंडोस्कोपी करवाई हुई है, तो अगर उनकी पेरी इनल डिजीज़ है, यानी एनएस से पहले जो उनका पार्ट है बॉडी का, एनएस में डिजीज़ आई है, ठीक है, तो इसका मतलब क्रॉन्स डिजीज़ है। ठीक है, लेकिन रेक्टम बिल्कुल क्लियर है उनका, लेकिन एनएस के पास उनका डिजीज है, तो ये क्रॉन्स डिजीज है। लेकिन अगर रेक्टम में प्रॉब्लम है, एनएस में क्लियर है, तो ये अल्सरेटिव प्रॉब्लम है। ठीक है, अल्सरेटिव कोलाइटिस का प्रॉब्लम है। ऐसे आपको ना आइडेंटिफाई करने में आसानी हो जाती है कि मुझे किस तरह समझना है इसे कि डिजीज एक्चुअली है कौन सी, विदाउट
टू मच टेस्ट, ठीक है, आपको इस तरह पता चल जाता है। फिर अगर आप टेस्ट करवाते हैं उनके तो आपको एनीमिया मिलेगा, ठीक है, दोनों में मिलता है एनीमिया, ठीक है। फिर आपको दोनों में ही मिलेगा कि उनके एप्सिस अगर अंदर हुए हैं, पस बनी हुई है, तो आपको उनमें जो ल्यूकोसाइटोसिस मिलेगा, यानी जो ल्यूकोसाइट्स हैं उनके नंबर्स बढ़े हुए आपको मिलेंगे, ESR उसका लेवल रेज्ड आपको मिलेगा, ठीक है, ये दोनों में होता है। अब डिफरेंस कैसे करेंगे कि कौन सा टेस्ट है जिससे आपको पता चलेगा। स्टूल एनालिसिस करवाएं। अगर स्टूल एनालिसिस में ल्यूकोसाइट्स आते हैं या ओवा आता है, यानी लड़कियां हैं, तो अगर उनका एग भी उनको आपको स्टूल में मिलता है, ठीक है, तो इसका मतलब है कि उसे क्रॉन्स डिजीज है। क्रॉन्स में क्या होता है कि इतने ये जो इन्फ्लेमेशन है ना, ये इतनी बढ़ जाती है कि ये एपिथेलियल लाइनिंग को क्रॉस करके आपके ब्लैडर जो है ना, यूरिनरी ब्लैडर, या आपकी वजाइना की तरफ, इस तरफ यूट्रस की तरफ, इस तरफ मूव कर जाता है, ठीक है। वो इन्फ्लेमेशन इतनी बढ़ जाती है कि फिर आपके स्टूल में जो है ना ओवा आपको मिल जाता है, ठीक है। तो अगर इस तरह का आपको स्टूल एनालिसिस मिलता है तो फिर इसका मतलब है कि क्रॉन्स डिजीज है, ठीक है। तो अगर आपने एंडोस्कोपी करवाई है तो वहाँ से आपको, मैंने आपको बताया कि अगर रेक्टम इन्वॉल्व्ड है, ठीक है, तो उसका मैंने आपको बताया था कि अगर रेक्टम इन्वॉल्व्ड है तो अल्सरेटिव है, अगर रेक्टम क्लियर है उसमें नहीं कोई प्रॉब्लम तो क्रॉन्स डिजीज है। इस तरह आपको ना डिफरेंट चीज़ें मिलेंगी कि जिससे आपको पता चलेगा कि इन दोनों में कौन सा प्रॉब्लम है, ठीक है। अगर तो अल्सर बहुत ज़्यादा बड़ा हुआ है, पूरी लाइनिंग आपने रिपोर्ट करवाई बायोप्सी की और पूरी लाइनिंग में अल्सर मिला है आपको, ठीक है, कोलोन में, तो इसका मतलब है कि वो अल्सरेटिव कोलाइटिस है। लेकिन अगर अल्सर बहुत ज़्यादा नहीं है, ठीक है, लेकिन उसमें ना उसकी जो थिकनेस है ना एपिथेलियम की, जो गट की एपिथेलियम थिक थिक हो गई है उसकी वॉल, ठीक है, और उसका ल्यूमन जो है वो स्मॉल हो गया है, ठीक है, तो इसका मतलब है कि वो क्रॉन्स डिजीज है, ठीक है। तो इस तरह आपको ये मिलेंगे। अब आपको ये पता चल गया है कि डिजीज कौन सी है, ठीक है। अब आपने इसको ठीक कैसे करना है, ठीक है, अब हम वो देखते हैं। आपको यहाँ तक क्लियर हुआ है कि आपने कुछ सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट किस तरह सिम्टम्स से आपको कैसे पता चलेगा कि डिजीज़ कौन सी है, वो मैंने आपको बताया, ब्लडी डायरिया या वाटरी डायरिया, उससे आपको पता चलेगा। या ठीक है, दूसरा मैंने आपको बताया कि अगर आपके पास टेस्ट हैं तो उससे आपको कैसे पता चलेगा, या आपने साथ साथ नोट करना था। वैसे आपको मैं रिकॉर्डिंग दे दूंगी तो आप इसके ना नोट कर लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। अब हम देखते हैं कि इसको हमने ठीक कैसे करना है। जो IBD है ना, इसमें ना यूजुअली आपके पेशेंट को ना एनोरेक्सिया हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो भी वो खाते हैं उनको खाना ही हजम नहीं होता, फौरन से डायरिया। तो वो एक वक्त आता है कि उनको इतनी डिहाइड्रेशन हो जाती है कि डिहाइड्रेशन में इलेक्ट्रोलाइट्स रिमूव हो जाते हैं ना, बॉडी से रिलीज हो जाते हैं, तो उसके एक्सक्रीशन की वजह से भूख लगना ही बंद हो जाती है, ठीक है। और या फिर उनको साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो जाता है कि मैं कुछ भी खाऊंगा या खाऊंगी तो मुझे डायरिया हो जाएगा, तो मैंने खाना ही नहीं है, ये उनको उनकी भूख ही मार देता है। तो आपने सबसे पहले IBD में उनकी एनोरेक्सिया को आपने डील करना है पहले, ठीक है। अब एनोरेक्सिया को आपने कैसे डील करना है कि एक बंदे को भूख ही नहीं लग रही, तो आपने उसकी भूख, जो हंगर है ना, उसको एक्टिवेट करना है। हंगर को एक्टिवेट कैसे करेंगे, ये मुझे जो आंसर करेगा ना उसको एक प्राइस मिलेगा, ठीक है। जल्दी से आपने चैट बॉक्स में बताना है कि आपके पास कोई पेशेंट है तो आपने, जिसको खाने से फोबिया हो गया है, उससे कुछ खाया नहीं जा रहा है, उसको हजम नहीं हो रहा, अब आपने उसकी भूख को कैसे एक्टिवेट करना है। जो प्रैक्टिस करते हैं ना तो उन्हें पता चल जाएगा फ्रूट जूसी से। हम्म
यस, लिक्विड डाइट, ठीक है। तो इसकी रीज़न जैसे लिक्विड डाइट में आप जूसेस आपने बताए, तो मैं आपको लिक्विड डाइट में भी आपने मुझे पूरा एलेबोरेट नहीं किया, और जो जूसेस हैं वो तो वैसे ही ख़त्म। मैं आपको वैसे बता देती हूँ कि हमने कौन सी डाइट देनी है। ऐसी डाइट जिसमें जस्ट इलेक्ट्रोलाइट्स हों, ठीक है, और वाटर हो, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट्स की ही वजह से भूख खत्म हुई थी। अब हम इलेक्ट्रोलाइट वाटर देंगे, और साथ में ऐसा एंटी इन्फ्लेमेटरी, सिर्फ इलेक्ट्रोलाइट वाटर नहीं, एंटी इन्फ्लेमेटरी हम लिक्विड देंगे, और साथ में सिर्फ लिक्विड नहीं देंगे, साथ में हम उन्हें टेम्परेचर उसका कंट्रोल करेंगे। यानी जो लिक्विड डाइट देनी है वो गर्म देनी है। ऐसे नहीं है कि अगर ORS पी रहे हैं या जो है ना यखनी है, जैसे एंटी इन्फ्लेमेटरी है, ठीक है, आप बकरे की यखनी दे दें या आप देसी मुर्गी की यखनी दे दें, ठीक है, उसमें आपने उसको स्ट्रेन किया हुआ है तो उसमें अमाइनो एसिड्स आ गए हैं, ठीक है, अब आपने उसको गर्म देना है, आपने लिक्विड डाइट देनी है, ठीक है। दूसरी चीज़ ये कि अच्छा, इसके इसके रीज़न एक तो एंटी इन्फ्लेमेटरी से ये हुआ कि उसकी इन्फ्लेमेशन पहले दिन से ही ठीक होना शुरू हो जाएगी। दूसरी चीज़ ये कि उसके इलेक्ट्रोलाइट्स पूरे होना शुरू हो जाएंगे, उन्हें भूख लगना शुरू हो जाएगी। तीसरी ये चीज़ कि जो गर्म टेम्परेचर जो है वो भी पूरे बॉडी के मेटाबॉलिज्म को क्या करता है, उसे एक्टिवेट करता है, ठीक है। तो इस तरह उनको भूख लगना स्टार्ट हो जाती है। लेकिन इसके साथ साथ आपने फास्टिंग पे रखना है, ठीक है। फास्टिंग का मतलब ये है कि आपने उसको, ऐसे नहीं है कि हर 2 घंटे बाद यखनी देना शुरू कर दे, नहीं, आपने एक लंबा गैप देना है, ठीक है। भूख उसको लगवाने का एक तरीका ये है कि उसको कुछ भी ना दो, जब भी दो लिक्विड डाइट दो, गरम दो, लेकिन लंबे वक्फे के बाद दो। इससे क्या होती है कि बॉडी जब फास्टिंग में होती है तो बॉडी एक चीज़ को कमी को महसूस करती है, ठीक है। उसे थोड़ी देर कुछ खाना आपने दिया, उसके बाद आपने नहीं दिया, अब उसे फील होगा कि मुझे वो चीज़ चाहिए, ठीक है, तो वो सिग्नल देगी, ठीक है। अब आपने ये 2 से 3 दिन आपने इसकी ये वाली डाइट रखनी है। वो एनोरेक्सिया जो है वो डील हो जाएगा, 2 से 3 दिन में ही हो जाएगा, भूख लगना शुरू हो जाएगी आपके पेशेंट को। अब आपने इंट्रोड्यूस करनी है सेमी सॉलिड या सेमी सॉलिड से सॉलिड डाइट। जो भी डाइट होगी वो एंटी इन्फ्लेमेटरी होगी, ठीक है। आप टर्मेरिक ऐड करें उसमें, ठीक है, आप जिंजर वाटर ऐड करें, बहुत सारी एंटी इन्फ्लेमेटरी हैं, ठीक है। तो वो आपके पास बुक्स भरी पड़ी हैं एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट की, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया ओमेगा 3 होता है, ठीक है, हमारे पास वो नट्स में है, ठीक है, ओमेगा 3 फिश ऑयल की फॉर्म में है। तो देनी बेसिकली एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट है। तो दूसरा स्टेप ये हुआ कि आपने सेमी सॉलिड टू सॉलिड डाइट अब ऐड करनी है। अब इस यहाँ पे अगर आपका पेशेंट मेडिकेशन पे है ना, तो उससे मेडिकेशन का असर होगा, अदरवाइज उसे असर ही नहीं होना उसके बॉडी पे, जब तक एनोरेक्सिया डील नहीं होना, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ मैं क्लियर कर दूँ, बीइंग अ डाइटिशियन मैं मेडिकेशन कौन सी वाली की बात कर रही हूँ, एलोपैथी की बात नहीं कर रही। उसकी रीज़न ये है कि उसमें स्टेरॉइड्स होते हैं, स्टेरॉइड्स जो हैं वो आपको पता है इम्यूनिटी को और ज़्यादा डाउन करते हैं, तो बॉडी और ज़्यादा हीलिंग की बजाय ना मैनेजमेंट पे चली जाती है। तो हमने करनी है हील, हमने मैनेज तो नहीं करनी। तो मैं यहाँ पे जो मेडिकेशन की बात कर रही हूँ वो मैं बात कर रही हूँ डाइट्री मेडिसिन की, ठीक है। जो जिन्होंने हमारा अल हदीस का पहले कोर्स किया हुआ है डाइट एंड न्यूट्रिशन क्लिनिकल न्यूट्रिशन का, तो उन्हें ये बात पता होगी कि हमने उसमें पढ़ा था कि 3 तरह की डाइट होती हैं, एक मेडिसिनल डाइट होती है, ठीक है, उसमें से तो डाइट के ही कुछ कुछ डाइट्स ऐसी होती हैं जो मेडिसिनल प्रॉपर्टीज रखती हैं, ठीक है, जैसे जिंजर हो गया, ठीक है, तो टर्मेरिक हो गया, ये वाले, तो इससे बनी हुई मेडिसिन का इस्तेमाल करवाना होता है, ठीक है। अब वो आप डाइटिशियन अगर हैं तो आपको नहीं पता होगा कैसे करनी है, वो आप हर्बलिस्ट जो हैं उनके साथ आप कोलैबोरेट करें, ठीक है। अपने पेशेंट को जो इतनी सीवियर ये वाली कंडीशन बहुत सीवियर, मेरे पास कैंप में एक पेशेंट आई थी IBD के साथ, उनकी हालत बहुत बुरी थी, ठीक है। ऐसे जो IBD के साथ पेशेंट होता है ना,
उसकी हालत बहुत बुरी होती है, उसके पास खाने के ऑप्शंस ही नहीं होते। अभी मैं आपको सब बताऊंगी ना तो आप देखिएगा उनके ऑप्शंस ही सारे निकल जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप हर्बलिस्ट के साथ, लेकिन जो हर्बलिस्ट भी वो जिसको वाकई में आता है काम करना, ठीक है। तो जिसे चेक करना आता है, पहले डायग्नोसिस करना आता है, फिर उसे जो है ना ट्रीटमेंट करना आता है। मैं उन हर्बलिस्ट की बात नहीं कर रही जिनको आता ही नहीं है लेकिन वो हर्बलिस्ट हैं, ठीक है। खैर, अब आपने वो वाली डाइट देनी है, वो वाली मेडिसिन के साथ आपने एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट देनी होती है। वैसे मैं भी, अगर आप कहेंगे तो मैं भी आपको कुछ एंटी इन्फ्लेमेटरी जो हमारे क्लिनिक में अल हदीद में जो हर्बलिस्ट हैं जो यूज़ करते हैं, ठीक है, इसके लिए मेडिसिन, वो भी मैं आपको बता दूंगी अगर आप कहेंगे तो। बहरहाल आपने, अब हम आते हैं डाइट पे। तो एंटी इन्फ्लेमेटरी शुरू करनी है, लेकिन सबसे पहले करना क्या है? कोई भी आपने क्लिनिकल न्यूट्रिशन वाले कोर्स में भी ये सबसे पहले लेक्चर में ये चीज़ पढ़ी थी कि जब भी हमने कोई डाइट देनी है ना तो उससे पहले वो डाइट रोकनी है जो प्रॉब्लम कर रही है, आपने वो रिस्ट्रिक्ट करनी है। अब करती कौन कौन सी डाइट्स हैं प्रॉब्लम आईबीडी में? हर वो डाइट जो गैस प्रोड्यूस करती है, ठीक है। गैस प्रोड्यूस होगी, वहाँ पे फर्मेंटेशन होगी, वहाँ पे डायरिया होगा। तो आपने हर वो डाइट जो गैस प्रोड्यूसिंग डाइट है ना वो आपने बंद कर देनी है। जैसे अनियन हो गया, जैसे कैबिज हो गया, ठीक है। जितने भी रॉ वेजिटेबल्स हैं वो गैस प्रोड्यूस करती हैं, ठीक है। तो जैसे जूसेस भी हैं। अब जूसेस क्यों मैंने बोला था कि नहीं देने हैं, उसकी रीज़न ये है कि उसमें सिंपल शुगर्स हैं, फ्रुक्टोज हैं, वो वहाँ पे फर्मेंटेशन करते हैं और वहाँ पे गैस प्रोड्यूस, वो डायरिया और ज़्यादा बढ़ा देते हैं। ये मिथ है कि डायरिया है तो आप फ्रूट जूसेस देना शुरू कर दें, वो और ज़्यादा प्रॉब्लम कर देते हैं, ठीक है। तो आपने गैस प्रोड्यूसिंग डाइट्स ख़त्म कर देनी है, सिंपल शुगर फूड्स आपने ख़त्म कर देनी है, जैसे फ्रूट्स हो गया, फ्रूट जूसेस हो गया, या फिर स्वीट ड्रिंक्स होगी, स्वीट फूड जैसे चॉकलेट होगी, सोडा ड्रिंक्स, ये सारी प्रोसेस चीज़ें आपने जो आपको पता है ना जो मीठी चीज़ें हैं वो ख़त्म कर देनी है, ठीक है। फिर इसके साथ जो तीसरी चीज़ आपने ख़त्म करनी है वो हाई फैटी फूड ख़त्म करना है। क्यों? वो इन्फ्लेम्ड हुई है, जीआईटी लाइनिंग इन्फ्लेम हुई है, वो फैट को अब्जॉर्ब ही नहीं कर रही, डाइजेस्ट नहीं कर रही, अब्जॉर्ब नहीं कर रही, तो स्टेटोरिया हो रहा है। आपके जो पेशेंट हैं उनके फीसिस में वो शाइनी फीसिस है उसको, ठीक है, स्टूल जो है वो शाइनी है, तो आपको उससे भी पता चल जाएगा स्टेटोरिया हो रहा है। तो इसमें हाई फैटी फूड तो देना ही नहीं है क्योंकि वो डाइजेस्ट ही नहीं सही होता। अब ये भी चीज़ आपने रिस्ट्रिक्ट कर दी, कोई हैवी फूड उन्हें नहीं देना। अब हाई फाइब्रस डाइट भी नहीं देनी। क्यों? फाइबर वहाँ पे रहेगा, फर्मेंट करेगा, ज़्यादा देर वहाँ पड़ा रहेगा और वहाँ पे बाउल ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगी, ठीक है। तो आपने ये डाइट भी नहीं देनी। फिर आपने देख लेना है कि जो जब इन्फ्लेमेशन होती है ना आईबीडी, तो जब भी जीआईटी का प्रॉब्लम होता है तो सबसे पहले दूध को जो है ना ख़त्म कर देते हैं कि इसको लैक्टोज इंटॉलरेंस होगी। तो जो आईबीडी का स्पेसिफिकली केस है ना, इसकी स्पेशलिटी ये है कि इसमें हर किसी को लैक्टोज इंटॉलरेंस नहीं होती, हालांकि इन्फ्लेमेशन हुई होती है, ठीक है। तो आपने ये कंफर्म करना है, उससे पूछना है आपको डेयरी प्रोडक्ट्स हजम हो जाती हैं, ठीक है। तो अगर वो कहते हैं मुझे हजम हो जाती हैं तो आपने डेयरी प्रोडक्ट्स नहीं अब फिर बंद करनी। अगर होती है लैक्टोज इंटॉलरेंस, डाइजेस्ट नहीं होती डेयरी प्रोडक्ट्स, तो आपने वो भी रिस्ट्रिक्ट कर देनी। अगर तो उससे लकीली आपके पेशेंट को डाइजेस्ट हो जाती हैं तो फिर तो बड़ी अच्छी बात है, डेयरी प्रोडक्ट से उन्हें प्रोटीन भी मिल जाएगा, कैल्शियम भी मिल जाएगा, विटामिन डी भी मिल जाएगा, मतलब उनको खाने का एक अच्छा ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं, रिस्ट्रिक्ट कर दिया, अब हमने कौन से फूड्स देने हैं। तो सबसे पहले जैसे हमने बात की कि हमने एंटी इन्फ्लेमेटरी देने हैं, तो एंटी इन्फ्लेमेशन जो इफेक्ट है, एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट प्रोटीनियस फूड्स में ज़्यादा होता है क्योंकि उसमें अमाइनो एसिड्स होते हैं और वही हीलिंग करते हैं। तो आपने जो कंप्लीट प्रोटीन होती है यानी एनिमल प्रोटीन, वो मैंने आपको बता दिया। आप जो मटन ले सकते हैं, देसी चिकन ले सकते हैं, आपने उधर से प्रोटीनियस सोर्स वहाँ से ले लेना है। बीफ क्यों नहीं लेना? बिकॉज वो प्रो इन्फ्लेमेटरी होता है, वो एंटी इन्फ्लेमेटरी नहीं होता, वो आपने नहीं लेना। रेड मीट में बीफ नहीं लेना और ऑर्गन मीट भी नहीं लेना,
ठीक है। तो आपने उसको प्रोटीनियस डाइट देनी है। अब उसकी आप डिफरेंट रेसिपीज दे लें, ठीक है। लाइक अगर उससे पेशेंट से अगर वो कहते हैं कि मैं एक पीस अगर चिकन पीस खा लूँ या मैं मटन पीस खा लूँ तो मेरा पेट खराब हो जाता है, ठीक है, उसे नहीं हजम हो रहा है, तो आप उसे कीमे की शक्ल में दे दें, ठीक है। तो आपने रेसिपी अपने पेशेंट की जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से बना लेनी है, ठीक है। उसे किस तरह खाना है, उसे सालन की फॉर्म में खाना है, लेस स्पाइसेस के साथ उन्हें वो दे दें, टर्मेरिक डाल के, ब्लैक पेपर डाल के कि उसके इन्फ्लेमेशन ठीक हो जाए। अगर उसे कबाब की फॉर्म में खाना है तो आप कहें ठीक है शैलो फ्राई आप वो खा लें अपने, और उसमें ऑयल की जो अब बात है वो आगे मैं करने वाली थी, इधर ही कर लेती हूँ कि ऑयल फिर आपने चेंज करना होता है, ठीक है। डीप फ्राई तो वैसे ही नहीं खाना, ठीक है। तो शैलो फ्राई आपने खाना है तो ऑयल की आपने चेंज कर देनी है क्वालिटी। क्यों? क्योंकि इसमें मैंने बताया ना इन्फ्लेमेशन हो रही है तो डाइजेशन तो हो नहीं रही, तो अब्जॉर्प्शन कहाँ से होगी? तो आपने एमसीटी ऑयल्स देने हैं, ऐसे ऑयल जो मीडियम चेन ट्राइग्लिसराइड्स हों, वो कोकोनट से के ऑयल्स आ रहे होते हैं एमसीटी के, या पाम कर्नल ऑयल, ये अब ये ज़रा खर्चे वाली बात है ऑनेस्टली स्पीकिंग आपके पेशेंट के लिए। वरना जितनी हम बात करेंगे उसमें कोई इतना खास खर्चा है नहीं, सिर्फ ऑयल पे खर्चा आता है, ठीक है। वो मजबूरी भी है, क्योंकि अगर हम ऑयल ही ख़त्म कर देंगे तो उनकी बॉडी में इम्यूनिटी और ज़्यादा कम होगी, वेट लॉस और ज़्यादा होगा, तो ऑयल ऐड करना ज़रूरी है। बहरहाल वो एमसीटी होगा, बाकी जो रूटीन में यूज़ हो रहे हैं वो चीज़ें नहीं होंगी, ठीक है। अच्छा, हाई प्रोटीनियस आप डाइट देंगे, साथ में आप ऑयल की क्वालिटी चेंज कर दी, वो मैंने आपको बता दिया। तीसरी चीज़ आप जिस चीज़ को देखेंगे वो ये है कि चूंकि वेट लॉस बहुत ज़्यादा है, डिहाइड्रेशन बहुत ज़्यादा है, तो अब बॉडी को मतलब उसे खड़ा रखने के लिए उसको कुछ ऐसी चीज़ें देनी पड़ेंगी कि उसको अगर बहुत ज़्यादा एनर्जी नहीं भी मिल रही ना तो एटलीस्ट बॉडी कवर करे, और वो होते हैं मल्टी वाइटामिन या मल्टी मिनरल्स, ठीक है। अब उसमें हमने देने कौन कौन से मिनरल्स कि जब जीआईटी इन्फ्लेम्ड होती है तो आयरन, कैल्शियम, ठीक है, ये अब्जॉर्ब नहीं होता, जिंक ये अब्जॉर्ब नहीं होता, पोटाशियम, सेलेनियम ये नहीं अब्जॉर्ब होता, तो आपने ऐसे फूड्स देने हैं जैसे फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल दे देती हूँ, जिंक है, डायरिया में ये लॉस हो जाता है इसका, ठीक है। तो अब आप जिंक होता है नट्स में बड़ा अच्छा जिंक है, ठीक है। तो अब नट्स अगर वो खाएंगे तो हो सकता है नट्स के जो पार्टिकल्स हैं वो उसे डाइजेस्ट ना होते हों, तो वो तो अगर पेशेंट कहते हैं कि मुझे हो जाते हैं फिर तो अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं होते अब क्या करें? अब फिर आप उसका जो है ना नट मिल्क निकाल के दे दें, उन्हें कहें आप सॉक करें और इसको ग्राइंड करके और इसको स्ट्रेन करके आपने इसका मिल्क पी लेना है, तो उसमें उसे जिंक मिल जाएगा, फाइबर निकल जाएगा क्योंकि फाइबर प्रॉब्लम कर रहा था, लेकिन उसे जिंक मिल जाएगा। तो इस तरह आपने रेसिपीज खुद देख लेनी है, लेकिन हम बात कर रहे हैं कि पेशेंट को देना क्या, ठीक है। ये इसी तरह कैल्शियम भी नट्स में होता है तो वो आपने देख लेना है। इसी तरह जैसे आयरन है, आयरन तो वैसे मैंने आपको बताया कि हम अगर प्रोटीनियस कंप्लीट प्रोटीन देंगे उधर से भी मिल जाएगा, अगर हम वेजिटेबल से देना चाहें तो जैसे पालक की स्मूदी होती है तो उसको आप स्ट्रेन करके दे दें, ना फाइबर दें, ठीक है, तो आयरन आपको उधर से मिल जाएगा। तो इस तरह करके आपने मिनरल्स को और जो वाइटामिन है उनको, वाइटामिन में जो वाइटामिन B6 है, B9 है, B12 है, क्योंकि इसी की डेफिशिएंसी की वजह से नीमिया होता है, यही अब्जॉर्ब नहीं हो रहे होते, वाइटामिन डी है, ये आपने कवर करने होते हैं। अच्छा, इसमें आप फूड से कर सकते हैं, हाई प्रेफरेबल है फूड से करें, लेकिन जो मैंने आपको बताया कि जो हर्बलिस्ट होते हैं ना, क्योंकि उसमें डाइट होती है ना, डाइटरी मेडिसिन होती है, तो जो हमारी अलादीद की है ना मेडिसिन्स, तो उसमें वो खुद मल्टी मिनरल्स हैं, जो इस केस में दी जाती है ना एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट, वो उसमें मिनरल्स और वाइटामिन भी होते हैं। तो इस तरह आप सप्लीमेंटल वाइटामिन और मिनरल्स दे सकते हैं, क्योंकि उस टाइम पे आपका पेशेंट बहुत ज़्यादा खा तो रहा नहीं रहा, ठीक है, उसका डाइजेस्ट ही नहीं हो रहा अभी, तो आपने उसको इस तरह थ्रू मेडिसिन, ऐसी मेडिसिन जिसमें
एंटी इन्फ्लेमेशन भी हो और मिनरल्स और वाइटामिन भी वो आपने देने होते हैं। फिर इसी तरह आपने ओमेगा 3 वो देना था, वो फिश ऑयल से आप दे सकते हैं। फिर इसी तरह प्रोबायोटिक्स और प्रीबायोटिक्स, क्योंकि उसमें गट माइक्रोबायोटा डिस्टर्ब होता है तो आपने वो देना होता है, जैसे सीलियम हस्क हो गया, आप वो दे सकते हैं। तो अब अगर मैं आपको दोबारा से थोड़ा सा पीछे लेके जाऊं, ठीक है, क्लिनिकली आपके पास पेशेंट आया, सबसे पहले आपने आइडेंटिफाई कर लिया उसके सिम्टम से, उसके पास आप सिम्टम से आपको क्लियर हो गया तो ठीक है, अदरवाइज आपने लैब टेस्ट करवाए, उससे आपको पता चल गया, ठीक है। तो अब आपको क्लियर हो गया प्रॉब्लम क्या है, आपने हिस्ट्री ली, ये रूट कौन सी है, इनकी अपना ऑटोइम्यून प्रॉब्लम हुआ है, इनके जीन्स में प्रॉब्लम था, इनके लाइफस्टाइल में प्रॉब्लम था, वो सब पता चल गया। अब आप आ जाते हैं अपने डाइटिशियन के काम पे। सबसे पहले आपने सारी चीज़ें रोक देनी, लिक्विड डाइट देनी, 2 to 3 days, एंटी इन्फ्लेमेटरी होनी चाहिए, गर्म उसका टेम्परेचर होना चाहिए, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट उसमें होने चाहिए। इसके बाद आपने आ जाना है 2 दिन के बाद, 3 दिन के बाद सेमी सॉलिड टू सॉलिड डाइट पे, वो भी एंटी इन्फ्लेमेटरी होनी चाहिए। साथ ही आप मेडिकेशन पे भी लेके चलेंगे, मेडिकेशन कौन सी वो भी मैंने बता दी, क्यों देनी है ये भी इसलिए बिकॉज मेडिकेशन से आपने उसको कंप्लीट हील करना, मैनेज नहीं कर रहे हम, इसलिए मेडिकेशन, डाइटरी मेडिकेशन जो है ना वो ज़रूरी है। फिर अच्छा, मेडिकेशन में वो सॉरी डाइट में आपने क्या देना है वो मैंने आपको बताया, एंटी इन्फ्लेमेटरी देंगे, हाई प्रोटीनियस देंगे, लो फाइब्रस देंगे, एमसीटीज देंगे, हम सप्लीमेंटल वाइटामिन एंड मिनरल्स, प्रोबायोटिक्स, ओमेगा 3 ये देंगे। और जो चीज़ें रोकनी हैं वो भी मैंने आपको बता दी, हाई फैटी फूड रोकना है आपने, सारे सिंपल शुगरी फूड्स, गैस प्रोड्यूसिंग फूड्स, वो हाई फाइबर्स फूड, ये सारी आपने रोक देनी है। अब आ जाते हैं कि जब आप अपने पेशेंट को कोई चीज़ देते हैं ना तो वो कहते हैं मुझे सूट नहीं की, तो जब आपने डाइट देने पे आना है ना तो आपने 1 by 1 करके ना एंटी इन्फ्लेमेटरी जो डाइट आपने ऐड करनी है, आपने उनसे फॉलो अप लेना है। आपको ये खाना खाने के बाद क्या सिम्टम्स आए, अगर तो उनको दोबारा से एब्डोमिनल पेन हो रहा है, उनको डायरिया हो रहा है, तो आपको पता चल जाएगा कि इनकी बॉडी इस चीज़ को टॉलरेट नहीं कर रही, वो फूड निकालते जाएं, बाकी अगेन एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड डालते जाएं, ठीक है। यानी आपने फूड टॉलरेंस को पूरा प्रोटोकॉल से चेक करना है, ठीक है। आपका इस आपके ने पेशेंट के साथ हर मील के साथ कांटेक्ट रहेगा, इससे आपके पास और आपके पेशेंट के पास एक फूड डायरी आ जाएगी कि उनको क्या सूट करता है और क्या सूट नहीं कर रहा। अब ये आपके ट्रीटमेंट में आपको हेल्प आउट करेगी, ठीक है। और जब ये ठीक हो जाएगा सारा, ये अगर आप मेडिकेशन जो मैं आपको बता रही हूँ ना इसके साथ आप आपका पेशेंट ये डाइट जो है, अगर ये 3 माह भी, मैक्सिमम भी 3 माह कर लेते हैं ना फॉलो, जितना भी पुराना मसला ये ठीक हो जाता है। और ये हमारे पास केस स्टडीज हैं, हमारे पास अभी रिसेंटली आज ही एक पेशेंट है कि उनका जीआईटी की इन्फ्लेमेशन तो नहीं थी बट बॉडी में इन्फ्लेमेशन थी और बहुत सीवियर थी, इतनी सीवियर थी कि वो चल भी नहीं सकती थी, उनकी बॉडी में ना इन्फ्लेमेशन हो गई थी पिछले 2-3 सालों से और विदाउट एनी रीज़न। जो हमें रीज़न मिली ना वो ये थी कि उनकी लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी थी, मतलब मसल्स की मूवमेंट नहीं थी, हर टाइम बैठे रहना वाला काम था उनका, ठीक है। बाकी हर चीज़ ठीक थी। तो आप देखिएगा उन्होंने हर जगह ट्रीटमेंट करवाया लेकिन उनका ट्रीटमेंट हो नहीं रहा था। ऑर्थो के पास हो गए, वो न्यूरो के पास गए, वो फिजियो के पास गए, ठीक है, हर क्योंकि मूवमेंट नहीं थी कर पा रही, वो बेड रेस्ट पे आ गई थी। तो जब वो हमारे पास आई हैं अल्लादीन में तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने उन्हें शिफा दी। ये जैसे मैंने आपको बताया ना डाइट, एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट, साथ में एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन जो हमारी क्लिनिक की है। अभी 2 माह भी नहीं हुए और माशाल्लाह वो खुद हमारे पास आ जाएंगी हैं चल के, और अच्छे से चल रही थी, उनकी एंड पे पहुंच गया ट्रीटमेंट ना। तो अगर पेशेंट उन्होंने फॉलो पूरा किया जो मेडिसिन और जो डाइट बताई, अगर पेशेंट कर लेता है ना तो उनका
ये 3 माह में जितना भी पुराना मसला है ना, जैसे ये IBD का मसला ना 20 to 40 ईयर्स के दरमियान में होता है। बहुत कम है कि जिसको तो जेनेटिकली है ना, उनको बहुत कम है कि 10 साल से बच्चे को ये होना शुरू हो जाए, लेकिन 20 साल से 40 साल के दरमियान ना ये इसके केसेस ज़्यादा मिलते हैं। तो जितना भी पुराना मसला है ना ये ठीक हो जाता है, ठीक है। अच्छा, जब आपका पेशेंट का ट्रीटमेंट चल रहा है ना, तो चूंकि उनका वेट लॉस बहुत हो रहा था, कोई चीज़ डाइजेस्ट हो के अब्जॉर्ब तो हो नहीं रही, तो यहाँ पे मेन चीज़ जहाँ पे डाइटिशियंस या फिर मेडिकल प्रोफेशनल्स गलती करते हैं वो ये है कि वो वेट गेन वाले उन्हें डाइट देना शुरू कर देते हैं। वो हाई कैलोरी डाइट देना शुरू कर देते हैं, जैसे जूसेस, फ्रूट्स, ठीक है, ये तो बंद करने हैं, ठीक है, उन्हें ये चीज़ें देना शुरू कर देते हैं। तो सबसे बड़ी गलती ये है कि वो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करना शुरू कर देते हैं। वेट लॉस हो रहा है तो उन्हें वेट गेन वाली डाइट, हाई कैलोरी डाइट देते हैं। डायरिया हो रहा है तो ब्रेड डाइट देना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो कि इनका डायरिया रोक से, डायरिया नहीं रोकना, ना वेट गेन करना है, इन्फ्लेमेशन ठीक करनी है, रूट कॉज ठीक करनी है, प्रॉब्लम खुद ही ठीक हो जाएगा। जब इन्फ्लेमेशन ठीक होगी ना, अब डाइजेशन भी होगी, अब्जॉर्प्शन भी होगी, अब आप उस आपके पेशेंट की जो बॉडी है ना वो वेट गेन करना शुरू कर देगी। तो लास्ट स्टेप जो है ना, आफ्टर हीलिंग द एपिथेलियम ऑफ योर पेशेंट्स गट, अब आपने वेट मैनेजमेंट की तरफ आना है, ठीक है। तो वेट मैनेजमेंट में आप देखें कितनी उनकी हाइट है, क्या एज है, क्या इस टाइम पे वेट है, कितना इंक्रीज करना है। तो अब आपका पेशेंट बैक टू देयर ओरिजिनल लाइफ जो होनी चाहिए, एक्चुअल लाइफ, एक्टिव लाइफ, उस तरफ आपका पेशेंट आना शुरू हो जाता है। अब यहाँ पे जो सबसे बड़ा चैलेंज आपको मेडिकल प्रोफेशनल को आता है ना, वो ये है कि इन्फ्लेमेशन हुई होती है बहुत ज़्यादा, लेकिन मसला यहाँ पे ये आता है कि ये इन्फ्लेमेशन को हील करते करते डाइटरी ऑप्शंस बहुत कम रह जाते हैं आपके पास, ठीक है। क्योंकि एक तो आपने देखना है कि एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट हो, दूसरा आपने ये देखना है कि फूड टॉलरेट हो रही है कि नहीं हो रही, ठीक है। तो सारी चीज़ें निकालने के बाद आपके पास जो लिमिटेड ऑप्शंस बचते हैं उसमें से भी अक्सर डाइट जो है ना पेशेंट को डाइजेस्ट नहीं हो रही होती, टॉलरेट नहीं हो रही। तो आप यहाँ पे आके ना, तो आपका पेशेंट भी थक जाता है और आप भी मजबूर होते हैं। लेकिन आपने यहाँ पे क्या काम आएगा, काउंसलिंग। अपने पेशेंट को समझाएं कि आपकी बॉडी में चल क्या रहा है, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको अभी ये पेशेंट की बात बताई ना, तो इनके पास भी बहुत लिमिटेड ऑप्शंस रह गए थे कि जो सीजनल फूड्स हैं ना, घर में जो खाने बनते हैं, फॉर एग्जांपल जितनी भी दालें हैं उनके पास एक दाल का ऑप्शन रह गया था, मूंग की दाल का। और वो मेरे से कहा करती थी कि मुझे कोई और दाल भी बता दो, बिकॉज घर में कोई और बनी होती है तो मैं खा नहीं पाती। तो मैं उनसे कहती थी कि मेरी मजबूरी है, मैं आपको कैसे कह दूं कि आप माश की दाल भी खा लें, मसूर की दाल भी खा लें, क्योंकि वो इन्फ्लेमेशन करेगी, आपका प्रॉब्लम है, वो इन्फ्लेमेशन और बढ़ जाएगी। तो वो पेशेंट को बहुत प्यार से डील करना पड़ता था। तो करते करते उन्होंने 2 माह कर ही लिया, ठीक है। तो इस तरह आपको पेशेंस दिखाना पड़ेगा, आपको कंसिस्टेंसी दिखानी पड़ेगी, आपको काउंसलिंग अपनी अच्छी करनी पड़ेगी, बेहतरीन करनी पड़ेगी, ठीक है। आपको पेशेंट इतना बार बार मैसेज करके आपसे बात करता है कि मैं ये थोड़ा सा खा लूँ, मेरा दिल कर रहा है, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो बहुत कुछ कहते हैं, बट आपने अपनी जगह पे खड़े रहना है कि नहीं तो नहीं, ठीक है। फिर ये 2 माह बाद, 3 माह बाद आपका पेशेंट फिर आपको दुआएं भी देता है कि आपके वजह से जो है ना मैं रुका रहा, शिफा तो अल्लाह ने दी, लेकिन आप जो है ना रीज़न बन गए। तो अब साथ में सिर्फ डाइट पे बात ही नहीं ख़त्म होती, बात कहाँ तक जाती है, जहाँ से शुरू हुई थी कि जीआईटी में अगर प्रॉब्लम आया है तो ब्रेन में प्रॉब्लम आएगा, स्ट्रेस बढ़ेगा। तो अब आपने अपने पेशेंट का स्ट्रेस सबसे पहले कम करना है, पहले पहले सेशन में, कि आपने सबसे पहले तो टेंशन नहीं लेनी, घबराना नहीं है, ठीक है। अपने पेशेंट को ये बताना है और उसमें उनको मैनेज कर, अगर आप ऐसा कहेंगे तो वो नहीं मानेंगे, तो आपने उनको थोड़ी सी स्ट्रेटजीज बतानी। आपने उन्हें ये कहना है कि आपने ना दिन में 2-3 दफ़ा डीप ब्रीदिंग करनी है, उसको उन्हें तरीका बताएं कैसे डीप ब्रीदिंग करनी है, ठीक है। फिर आपने ये बताना है
कि जब भी आपने खाना खाना है ना, तो आपने माइंडफुली होके खाना है। ये नहीं कि आप टीवी देख रहे हैं, फ़ोन देख रहे हैं और आप बातें कर रहे हैं और आप हड़बड़ी में खा रहे हैं, नहीं। तसल्ली से बैठ जाएँ, आहिस्ता-आहिस्ता चबा के खाएँ, कोई इधर-उधर आपने ध्यान नहीं करना, माइंडफुली खाना है। इससे उनके ब्रेन का जो स्ट्रेस है ना, कॉन्शियसनेस बढ़ जाती है, स्ट्रेस कम हो जाता है, ठीक है? साथ में आपने उन्हें बताना है कि आप योगा के 2-4 स्टेप्स बता दें। जैसे चाइल्ड पोज़ हो गया, चाइल्ड पोज़ से ये जीआईटी की इन्फ्लेमेशन भी ठीक होती है, ठीक है? तो 2-3 पोज़ बताएँ रेलेवेंट टू जीआईटी, ठीक है? तो योगा के पोजेज़ बताएँ। साथ में अब आपने स्ट्रेस उनका ना इससे ठीक होना शुरू हो जाएगा। साथ में आप बताएँ कि आपने नमाज़ें 5 पूरी करनी है। अगर तो वो 5 नमाज़ें पूरी करते हैं पहले से ही, तो आपने फिर उन्हें तहज्जुद पे लगा देना, ठीक है? आपने कहना आपको ये नमाज़ पढ़नी पड़ेगी। आप देखेंगे आपके पेशेंट का मेडिटेशन होना शुरू हो जाएगी। उसका स्ट्रेस जैसे ही वो स्पिरिचुअली उसका कनेक्शन बढ़ेगा, तो उसकी स्ट्रेस लेवल जो है ना, वो कम होना शुरू हो जाएगा। अगर तो वो कुरान पाक पढ़ते हैं पहले से, तो आप उन्हें बोलें कि अब आपने ना एक आयत विद तर्जमा और उसकी ना डीप अंडरस्टैंडिंग के साथ पढ़नी है। अगर तो वो कुरान पाक की हैबिट अभी नहीं है उनकी डेली की, तो आप उन्हें कहना है कि आपने डेली ना 10 आयात पढ़नी है, ठीक है? तो इस तरह आपने उन्हें डीप ब्रीदिंग पे लगा के, माइंडफुल ईटिंग पे और स्ट्रेस मैनेजमेंट पे, योगा, नमाज और उसको कुरान पाक और फिर ज़िक्र अज़कार पे आपने कहना आपने रोज़ाना 100 दफ़ा इस्तिग़फ़ार पढ़ना, ठीक है? तो देख लेना वो पहले से कितना कर रहा है, आपका पेशेंट उसमें थोड़ा-सा ऐड कर देना। इससे उनकी स्पिरिचुअल हीलिंग होना शुरू हो जाएगी और आप देखेंगे कि अल्लाह ताला के कलाम में, हम सब मुसलमान हैं, हम सबको पता है कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि जो दिलों का सुकून है ना, वो मेरे ज़िक्र में है। अब आप ये एक अलग डिबेट है, लेकिन मैं आपको शॉर्ट बता देती हूँ कि जब भी हमारे कल्बी प्रॉब्लम आता है ना, हमारी कल्बी बीमारियाँ आती हैं, तो हमारी बॉडी में फ़िज़िकल बीमारियाँ भी आना शुरू हो जाती हैं, या फ़िज़िकल बीमारियाँ हो तो कल्बी बीमारियाँ आना शुरू हो जाती हैं। तो यानी दिल में प्रॉब्लम तो आ ही जाता है। जब हम अल्लाह ताला का ज़िक्र करते हैं, तो हमें कल्बी सुकून मिलता है, तो बॉडी हीलिंग की तरफ मूव कर जाती है, ठीक है? तो हमने उसको कनेक्ट करना है अल्लाह ताला से। इस तरह उसका जो ट्रस्ट है ना, जो उसने डिजीज़ को लेके सोच लिया मैं ठीक नहीं हो सकता, तो वो भी इसका बढ़ जाता है ट्रस्ट अल्लाह ताला पे, ठीक है? फिर साथ में अब आपने स्लीप उसकी पैटर्न वो देखना है। जैसे आपने पढ़ा है कि क्लिनिकल न्यूट्रिशन कोर्स में कि 6 एसेंशियल फैक्टर्स होते हैं जिसको आपने मैनेज करना ही करना है। उसमें एक स्लीप भी है, ठीक है? तो स्ट्रेस भी है, साइकोलॉजिकल मैनेजमेंट भी, ये सारी चीज़ें हैं। तो स्लीप को आपने मैनेज करना है कि उनको 6 टू 7 आवर्स की जो है डीप स्लीप हो। क्यों? जैसे ही डीप स्लीप होगी, अच्छा अब डीप स्लीप कैसे होगी? अगेन मेडिटेशन से होगी। जब आप स्पिरिचुअली कनेक्ट कर देंगे, खुद ब खुद डीप स्लीप हो जाएगी। लेकिन आपने उन्हें ये कहना है कि आपने रात को मेडिटेट करके सोना है, ठीक है? तो इस तरह उन्हें डीप स्लीप आना शुरू हो जाए। जब नहीं आती, जब आईबीएस या आईबीडी का या जीआईटी का कोई प्रॉब्लम होता है ना, सबसे ज़्यादा स्लीप डिस्टर्ब होती है, ठीक है? तो मैं खुद आईबीएस की पेशेंट हूँ, तो मैं आपको अपना बता देती हूँ। आप में से भी होंगे कुछ लोग। ये तो आम हो गया हुआ है, ठीक है? क्योंकि जब हम आईबीएस पे जाएँगे तो आपको रीज़न पता चलेगी। तो इसमें आपकी मेंटल एक्टिविटी, उसका फ़ोकस, सब कुछ, आपकी स्लीप, आपके मूड्स में बहुत कुछ चेंज होता है, ठीक है? तो हम किसी भी बीमारी को लंबे अरसे तक लेके चल नहीं सकते बीइंग अ मुस्लिम, ठीक है? तो हमें उसको ठीक करना ही करना होता है। और साथ में आप मूवमेंट पे कि उन्हें कहें कि आपने वॉक करनी है, ठीक है? अगर वेट लॉस है तो फिर आप वॉक नहीं देंगे क्योंकि और ज़्यादा उनकी एनर्जी बर्न होगी। तो आपने जस्ट जो है ना उन्हें कहना है कि आपने स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस कर लेनी है, यानी मूवमेंट पे आपने उनको रखना है। योगा भी वैसे आपने बता दिया। तो आई होप आपको आईबीडी को आपने क्लिनिकली एक पूरे प्रोटोकॉल के साथ किस तरह लेके चलना है, आपको आइडिया हुआ होगा। बाकी आप जब प्रैक्टिस करेंगे, आपसे गलतियाँ होंगी, तब आपको पता चलेगा ड्रॉबैक्स किधर हैं। आप मज़ीद रिसर्च करेंगे, अपनी स्टडीज़ को बढ़ाएँगे, तो आपसे हो जाएगा, ठीक है? अब हम बात करते हैं आईबीएस पे। आईबीएस
बेसिकली ये इसमें ना कोई स्ट्रक्चरल डैमेज नहीं आता। जैसे मैंने आपको बताया ना, आईबीडी में स्ट्रक्चरल डैमेज आता है, एपिथेलियम खराब होती है, ठीक है। तो जो आईबीएस है ना, इसमें फंक्शनल प्रॉब्लम होता है। आप इसके टेस्ट करवा लेना, मतलब आपने कोलोनोस्कोपी फॉर एग्जांपल करवा ली, ये क्लियर आएगी आपकी, बिल्कुल ठीक आएगी, ठीक है। लेकिन फिर भी आपको कभी इसमें ना डिफरेंट टाइप्स होती हैं आईबीएस की, कि कभी आपको या तो डायरिया हो जाता है, या आपको कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, या कभी कॉन्स्टिपेशन कभी डायरिया हो रहा होता है, ठीक है। तो इसका ना कांस्टेंट नहीं रहता कुछ भी, कभी बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है, क्योंकि ये फंक्शनल प्रॉब्लम है, फंक्शनल डिसऑर्डर है इसमें, कि जो जीआईटी की मोटिलिटी है ना, जो उसका फंक्शन है, वो ऊपर नीचे हो जाता है। होता कैसे है? एंजाइटी से, टेंशन से, स्ट्रेस से, एक्सेसिव वरी से। टेंशन, इसका ताल्लुक ही टेंशन से है। आपके आप देखिएगा जो आईबीएस के पेशेंट होते हैं ना, उनके ऊपर थोड़ा सा भी स्ट्रेस आ जाए, लाइक एग्जाम आ गए, टेंशन थोड़ा, हालांकि कोई पेशेंट नहीं भी ले रहा टेंशन, ठीक है, एग्जाम की, लेकिन फिर भी साइकोलॉजिकली उसके माइंड में होता है आज पेपर है, तो उसको ना पेट खराब होना, गड़गड़ाहट होना शुरू हो जाती है उसको, ठीक है, ब्लोटिंग होना शुरू हो जाती है, नोजिया होना शुरू हो जाता है। या फिर किसी ने लेक्चर देना है ना, तो हालांकि उसे स्ट्रेस नहीं है, उसे पता है मैंने क्या डिलीवर करना है, लेकिन होता क्या है कि उसे पता है ना कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अब मैंने ये करना है, थोड़ी देर पहले उसका पेट खराब हो जाएगा, उसे वॉशरूम जाना पड़ जाता है, ठीक है। तो ये इट्स ऑल अबाउट स्ट्रेस, चाहे वो फिजिकल स्ट्रेस आ गया पूरी बॉडी पे, काम बहुत ज़्यादा कर लिया, साइकोलॉजिकल स्ट्रेस आ गया, माइनर, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, हर तरह का स्ट्रेस, नींद पूरी नहीं हुई मिसाल के तौर पे, ठीक है, आपको जिस दिन डीप स्लीप नहीं होगी उस दिन आईबीएस के सिम्टम्स आ जाएंगे। तो आपने इसमें सरासर स्ट्रेस को अगर मैनेज कर लिया ना, आपका आईबीएस ठीक हो जाएगा, ठीक है। तो वैसे हम देख लेते हैं कि इसमें करना किस तरह है, लेकिन मेजर जो है ना वो स्ट्रेस ही है, और ये ज़्यादा औरतों में होता है, मेल में आईबीएस ज़्यादा नहीं होता, क्योंकि औरतें ज़्यादा हॉल फॉल सोचती हैं और ओवर थिंकिंग करती हैं, नेगेटिव थॉट्स भी इन्हीं में ज़्यादा, टेंशनें भी इन्हीं ने सबसे ज़्यादा लेनी होती हैं, तो ये ज़्यादा जो है ना औरतों को होता है। जो आईबीडी है ना, वो दोनों को हो सकता है, किसी को भी, क्योंकि वो उसमें इम्यून सिस्टम इन्वॉल्व होता है। तो आईबीएस में पता है क्या होता है, जैसे ही खाना खाया तो उन्हें ना पेट में एब्डोमिनल पेन होना शुरू हो जाता है, ठीक है। अब वो कहीं पे भी हो सकता है, वो पेट के बिल्कुल नीचे वाले हिस्से में भी हो सकता है, वो पेट के बिल्कुल नीचे वाले राइट पे या लेफ्ट साइड पे भी हो सकता है, ठीक है। तो उन्हें ऐसे लगता है कि अब मुझे वॉशरूम जाना है खाना खाने के बाद, 15 20 30 मिनट के बाद, या फिर उन्होंने चाय अगर पी लिया ना, तो आप देखिएगा चाय पीने के बाद फ़ौरन से वो वॉशरूम चले जाते हैं, क्योंकि कैफ़ीन जो है वो क्या करती है, मोटिलिटी बढ़ा देती है। एक तो स्ट्रेस ऑलरेडी था, कैफ़ीन ने जाके और ज़्यादा स्ट्रेस कर दिया, ठीक है। तो जैसे ही वो वॉशरूम जाते हैं, वो अपना स्टूल पास करते हैं, तो उन्हें सुकून हो जाता है, बिल्कुल वो ठीक हो जाते हैं। तो जैसे ही पैनिक अटैक्स आएंगे, तो उनकी मोटिलिटी जो है ना वो डिस्टर्ब हो जाएगी। तो खाना खाने के बाद इनको सिम्टम्स आते हैं, जिस तरह के मैंने बताया, ब्लोटिंग, उनको खाना सही हजम नहीं हो रहा, गड़गड़ाहट हो रही होती है, कुछ लोगों को नोज़िया होना शुरू हो जाता है, हार्ट बर्न होता है, कुछ लोगों को खाना खाए तो बार बार बर्ब्स आ रहे हैं, ठीक है। तो जैसे ही उन्होंने स्ट्रेस ठीक किया, उनका ठीक हो जाता है, ठीक है। अब अगर डायरिया होता है तो इन्हें, अच्छा एक इसमें ना एक और चीज़ है आईबीएस में ना, ऐसे पेशेंट को सुबह उठते ही ना पेट में इतनी पेन होता है कि उन्हें होता है कि मुझे फौरन वॉशरूम जाना है। इन लोगों को ना रात में वॉशरूम नहीं आता। आप देखिएगा ऐसे पेशेंट्स भी हैं, मैंने देखे हैं कि सहरी होती है ना रमज़ान में, तो अभी वो सहरी कर रहे होते हैं, खाना खा रहे होते हैं, और उन्हें वॉशरूम जाना होता है, ठीक है। तो जबकि उनके टेस्ट वगैरह सब ठीक है, जिस दिन उनका स्ट्रेस ठीक है लेवल, उस दिन उनको ये प्रॉब्लम नहीं होता, ठीक है। तो फिर इसी तरह उन्हें मैंने बताया रात को वॉशरूम नहीं है, अक्सर उन्हें मॉर्निंग में ही आता है। और जो आईबीएस का
मेन कैरेक्टरिस्टिक है, ये याद रखने वाली बात है। एक तो मैंने बताया कि खाना खाने के फ़ौरन बाद, स्ट्रेस के फ़ौरन बाद आना होता है उन्हें, साथ में जब वो स्टूल पास करते हैं इनकम्प्लीट पास होता है, उन्हें होता है कि मुझे और पास करना है, उन्हें ऐसा फील आता है क्योंकि उन्हें प्रॉपर पास ही नहीं होता। ठीक है, तो जो इनकम्प्लीट एम्पटिंग ऑफ रेक्टम है ना, ये जो सेंसेशन है, ये आईबीएस की एक निशानी है। ठीक है, तो ये आप ना अपने पेशेंट से ज़रूर पूछा करें कि अच्छा, आईबीएस चूंकि मैंने बताया फंक्शनल है, तो ये किसी को भी हो सकता है क्योंकि सभी स्ट्रेस ले रहे हैं। तो आपके पास, ये मेरी तरफ से एक प्रो टिप है कि आपके पास कोई भी पेशेंट आता है ना, चाहे वो फॉर एग्जांपल माइग्रेन का है या फॉर एग्जांपल ऑस्टियोपोरोटिक का प्रॉब्लम आया, ठीक है, आपने ना अपने पेशेंट से ये ज़रूर पूछ लेना है कि आपको स्टूल कैसा आता है। वो बता देगा कि मेरा पेट बहुत ख़राब रहता है, या वो कहेगा मुझे सही आता है। आपने उसके ना 3-4 क्वेश्चन ज़रूर करने हैं। स्टूल आता कैसा है, कब आता है? अगर वो कहे मुझे मॉर्निंग में आ जाता है, फिर आपने साथ में पूछना खाना खाने के फ़ौरन बाद आता है, पेट में दर्द रहता है, अनकंफर्टेबल रहता है, ब्लोटिंग होती है। फिर आपने ये पूछना है, यहाँ से ना पेशेंट से आपको सही हिस्ट्री मिल जाती है, समटाइम्स समटाइम्स सही नहीं मिलती। एक क्वेश्चन होता है जिसे क्लियर मिल जाती है, वो ये कि आपने कहना है कि पूछना है कि जब आप स्टूल पास करते हैं आपको ये ऐसा तो नहीं लगता कि अभी और पास करना है, या आप सेटिस्फाई होते हैं? तो यहाँ पे आके पेशेंट सही बताता है कि हाँ मुझे इनकम्प्लीट फील होता है। तो ये आप समझ जाइएगा कि उसके अंदर गट का प्रॉब्लम आ चुका है। अब अगर उसको ऑस्टियोपोरोसिस भी है ना जिसके लिए वो आया, तो सबसे पहले आपको जीआईटी ही ठीक करना पड़ेगा। जीआईटी ठीक करोगे, उसकी मोटिलिटी ठीक होगी, उसकी डाइजेशन ठीक हो जाएगी, अब्जॉर्प्शन ठीक हो जाएगी, कैल्शियम खुद ब खुद हड्डियों में पहुंच के ऑस्टियोपोरोसिस ठीक हो जाएगा। तो आपको ऑस्टियोपोरोसिस को ठीक करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, वरना आपके पास ऑस्टियोपोरोसिस का है, आपने हिस्ट्री नहीं ली जीआईटी की, उसको आईबीएस है, आपने उसको कैल्शियम रिच डाइट दी हुई है, क्या है, उसकी मोटिलिटी नहीं ठीक, उसकी डाइजेशन नहीं होनी, अब्जॉर्प्शन कहाँ से होके ऑस्टियोपोरोसिस कैसे ठीक होना? आपको मेरी बात समझ लग रही है मैं क्या कह रही हूँ? माइग्रेन का प्रॉब्लम आ गया, ठीक है। अब आपने माइग्रेन को ठीक करने के लिए उसके लिए जो है ना रिलैक्सिंग वाली आपने डाइट देनी शुरू कर दी, ठीक है, और उसमें भी इन्फ्लेमेशन होती है, आपने एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट देनी शुरू कर दी, लेकिन साथ में आपने हिस्ट्री नहीं ली, उसकी जीआईटी ठीक था या नहीं ठीक था। अब आप देख जा रहे हैं, ठीक है, उसका माइग्रेन ठीक ही नहीं हो रहा क्योंकि डाइजेशन ही ठीक नहीं हो रही। तो आपने ये आप ना तहैया कर लें अपने साथ। आपके पास कोई पेशेंट आता है ना, आपने उसकी जीआईटी की हिस्ट्री ले लेनी है। आप देखिएगा आपको हर पेशेंट में आईबीएस मिल जाएगा। मैंने एक कैंप किया था यहाँ से काफ़ी दूर के रोड पक्का में। तो एक दिन में है ना, हम दो लोगों ने, दो फिजिशियंस ने, हमने 350 पेशेंट देखा था। अब उसमें से मोर देन 300 पेशेंट्स ऐसे थे जिनका जीआईटी का आईबीएस का प्रॉब्लम था ही था, सबको था। अब जब हमारे पास पेशेंट आ रहा था ना, तो वो हमें स्किन का प्रॉब्लम के साथ आता था, कि मेरे ना सेंसिटिविटी है, मेरे एलर्जी है, ठीक है। अब अगर हम उसे एंटी एलर्जी डाइट दे भी दें, क्या फ़र्क पड़ता है? जब मैंने उनकी हिस्ट्री ली तो मुझे पता चला उनके गट में प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से उनकी पूरी बॉडी जो है ना, वो इन्फ्लेमेशन की तरफ जा चुकी है। उनके गट को ठीक किया, उनकी इन्फ्लेमेशन को, वो जो एलर्जी प्रॉब्लम है वो खुद ही ठीक हो गए। एक्ने के इश्यूज आ रहे थे, ठीक है, तो उनका प्रॉब्लम ही गट का था, जिसकी वजह से उनका एक्ने इश्यूज हो रहे थे। मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, ठीक है, गर्ल्स के। तो हमने जब चेक किया तो उनके आईबीएस में प्रॉब्लम है, आईबीएस है उन्हें, ठीक है, या गैस्ट्राइटिस है, अदर डिजीजेस भी थी, लेकिन प्रॉब्लम जीआईटी में था। अब समझ आई? जीआईटी ठीक है तो ब्रेन सही सिग्नल देगा बॉडी को, और कोई और प्रॉब्लम नहीं होगा। जीआईटी खराब, ब्रेन गलत सिग्नल देगा बॉडी को, और बाकी सारी कॉम्प्लिकेशंस उसकी वजह से होंगी। तो इसमें आपने मैनेजमेंट किस तरह करनी है आईबीएस में? अगेन ये इसमें ना, चूंकि पेशेंट को टेस्ट करवाने पे कोई डिजीज भी नहीं निकलती, तो यहाँ पे पेशेंट ना, आईबीएस वाला पेशेंट ज़्यादा इम्पेशेंट हो जाता है।
IBD से ज़्यादा पेशेंट जो है ना IBS के इम्पेशेंट होते हैं। ये टिकते ही नहीं है, ये वेट ही नहीं कर सकते, क्योंकि इनके पास भी बहुत लिमिटेड ऑप्शंस रह जाते हैं। होता क्या है, सबसे पहले आपने पेशेंट को समझाना है कि आपके पास हम ना टेस्ट करेंगे, क्योंकि कुछ पेशेंट आते हैं वो कहते हैं मुझे ऑल टाइम डायरिया रहता है, खाना खाने के फ़ौरन बाद डायरिया हो जाता है और इनकम्प्लीट रहता है, तो टेस्ट सारे क्लियर हैं, तो आपने ना उन्हें एंटी डायरियल डाइट दे देनी है। ठीक है, उसमें जैसे फॉर एग्जांपल आप एंटी डायरियल डाइट में पालक आती है, ठीक है, साग आता है, मेथी आती है, आप अनियन भी उसमें दे सकते हैं, आप अंजीर दे सकते हैं, रेजन्स दे सकते हैं, इस तरह आप ना, इसकी पूरी लिस्ट है। साथ में आप उससे दालचीनी और जो लौंग है इसका आप उन्हें हर्बल टी दे सकते हैं, तो उनका अगर डायरियल IBS है ना तो वो ठीक हो जाएगा। अगर आपके पेशेंट की हिस्ट्री से आपको कंफर्म हो गया कि उसे ऑल टाइम कॉन्स्टिपेशन रहती है, ठीक है, और उसका ब्लोटिंग और एब्डोमिनल पेन और वो सारे IBS के सिम्टम्स हैं, लेकिन IBS कॉन्स्टिपेशन वाला है, तो आपने उन्हें कॉन्स्टिपेशन से रिलीफ वाली डाइट दे देनी है। जैसे फॉर एग्जांपल खजूरें हो गई, जैसे आपने अदरक और सौंफ इसका आपने हर्बल टी दे दी, आपने जो है ना उसमें चिकन भी आप दे सकते हैं, बहुत सारी इसमें ना फूड्स आ जाते हैं जो कॉन्स्टिपेशन को रिलीव करते हैं, जैसे टिंडे हो गए, कद्दू हो गए, गाजरें हो गई, मूलियाँ हो गई, अगर उसे गैस नहीं होती तो ठीक है, तो इस तरह की आपने देनी होती है। बाकी जो गोभी वाली चीज़ें हैं जो कॉन्स्टिपेशन करती हैं उसको आपने ख़त्म कर देना था। तो कॉन्स्टिपेशन अगर है तो आपने एंटी कॉन्स्टिपेशन आपने डाइट देनी, ठीक हो जाएगा। साथ में स्ट्रेस मैनेज कर दें, लेकिन मसला वहाँ पे आता है जब आपके पेशेंट को कभी डायरिया हो रहा है, कभी कॉन्स्टिपेशन हो रही है। यहाँ पे अब आपको भी पेशेंस दिखाना पड़ेगा कि आप अपने पेशेंट को समझाएंगे कि अब हम टेस्ट करेंगे कि आपकी बॉडी किन फूड्स पे डायरिया का इफेक्ट देती है और किन फूड्स पे कॉन्स्टिपेशन का इफेक्ट देती है, तो आप उसको अनलिस्ट करते जाएं और किस डाइट को वो बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करती। ठीक है, तो आपने 1 बाय 1 करके एक एक चीज़ ऐड करनी होती है। ठीक है, और इसमें जैसे IBS में ना आपने अगर तो कॉन्स्टिपेशन है तो आप हाई फाइबर्स डाइट दे देंगे, अगर आप फॉर एग्जांपल डायरिया है तो आप हाई सॉल्युबल फाइबर डाइट दे देंगे जो सॉल्युबल फाइबर वाली है। लेकिन अगर कॉन्स्टिपेशन और डायरिया दोनों है तो आप ना हाई फाइबर्स डाइट देंगे, ठीक है, और ना ही आप जो है ना लो फाइबर्स डाइट देंगे, आप बड़ी मॉडरेट सी देंगे। ठीक है, तो आपने एक एक चीज़ देखनी है, उससे ऐड करवानी है, आपने देखनी है कि लैक्टोज इंटॉलरेंस तो नहीं होती उसे, डेयरी पाउडर से अगर प्रॉब्लम हो रहा है तो उसको निकाल दें, आपने हाई फाइब्रस डाइट उसको निकाल दें, आप हाई शुगरी फूड्स को निकाल दें, आप होल फूड्स को ऐड करें। ठीक है, तो आप इस तरह इसको ऐड करेंगे, उसकी स्लीप उसका स्ट्रेस आप मैनेज करेंगे तो उसका IBS का प्रॉब्लम बिल्कुल ठीक हो जाता है। जैसे मैंने आपको बताया, मैं खुद इसकी पेशेंट हूँ, रही हूँ बेसिकली मैं ये, तो जब मैंने अपना स्ट्रेस मैनेज किया ना तो मुझे सारी डाइट्स सूट कर रही हैं। ठीक है, तो इट्स ऑल अबाउट स्ट्रेस। इसमें ना जब डायरिया और कॉन्स्टिपेशन इकट्ठे होते हैं ना एक पेशेंट को, तो उसमें उसमें जो है ना, अगर आप स्ट्रेस को मैनेज कर लेना तो हर डाइट ही सूट कर जाती है। ठीक है, तो आई होप आपको ना क्लियर हुआ होगा। क्वेश्चंस अगर आपके हैं तो आप मेरे से पूछें। ठीक है, बस आपने IBS में ये देखना होता है कि हाई फाइब्रस डाइट ना आपने मिक्स्ड IBS जो होता है ना, डायरिया एंड कॉन्स्टिपेशन, उसमें ज़्यादा नहीं देना होता। ठीक है, कंट्रोल्ड देना होता है। और गैस प्रोड्यूसिंग डाइट्स नहीं देनी होती, हाई फैटी डाइट नहीं देनी होती। ठीक है, आपने लो फैटी लाइट डाइट देनी होती, यहाँ से आपने स्टार्ट लेना होता है, फॉलो अप रखना होता है अपने पेशेंट के साथ। यस,
लो हम फर्मेंटेबल डाइट देंगे, ठीक है। उसमें जैसे चावल आ जाता है, किनुआ आ जाता है, जैसे आलू हैं वो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं करते, ठीक है। अंडे हैं वो प्रॉब्लम नहीं करते, फिश ज़्यादा है वो प्रॉब्लम नहीं करती, तो हमने वो देनी होती है ओवरऑल। वही मैंने आपको बताया ना कि आपने हाई वाइब्रेस नहीं देनी, हाई फर्मेंटेबल नहीं देनी, और वो हमें पता है। आप अनियन खा लें, आपको पता चल जाएगा कितना फर्मेंट होता है आपकी बॉडी में जाके। गार्लिक खा लें आप, दालें अक्सर खा लें आप, बीन्स खा लें आप, चने खा लें, खा के देखें। जिनको आईबीएस है उन्हें लग पता जाता है, तो वो चीज़ें नहीं देनी आपने। तो आपने शिफ्ट करना है लो जो ओलिगोसैकेराइड फर्मेंटेबल डाइट होती है ना उसकी तरफ। यस, एक्जिमा जीआईटी की वजह से होता है, उसकी रीज़न यही है ना कि जब अब्जॉर्प्शन ही नहीं सही हो रही, ठीक है, आयरन अब्जॉर्ब नहीं होता। जब जीआईटी में प्रॉब्लम आ जाता है ना, तो आयरन नहीं होता, विटामिन बी 12, विटामिन बी 9 एंड बी 6 ये नहीं होगा। आयरन डेफिशिएंसी हो जाएगी बॉडी के अंदर, जो है ना एच भी कम हो जाएगी, एक्जिमा का चांस बढ़ जाता है। एनी अदर क्वेश्चन? मुझे जल्दी से आपने ना टेक्स्ट में जल्दी जल्दी बताते जाएं अगर कोई क्वेश्चन है, और जिनका क्वेश्चन नहीं है वो मुझे ये बताएं आप लोगों को क्लियर हुआ है, और मुझे ये बताएं आप लोगों को कोई अंडरस्टैंडिंग न्यू क्लिनिकली पता चली है, अप्रोच समझ आई है। कोई चीज़ न्यू आपको सीखने को मिली है इसमें, थ्योरेटिकल से हट के, यूनिवर्सिटी की बुक्स से हट के? डाइटिशियन नूरैन, आप पता है उसकी देखें, जो एक्जिमा आया ना उनका, ये एक सिम्टम है जो आपको नज़र आ रहा है, क्लिनिकल सिम्टम है, ठीक है। आपने उस पर नहीं जाना, आप उनके रूट पे जाएं कि एक्जिमा हुआ क्यों है, और वो मैंने आपको बताया है कि आप जीआईटी हिस्ट्री लें उनकी, ठीक है। आप उनकी डाइटरी हिस्ट्री लें, उनके साइकोलॉजिकल हिस्ट्री लें कि स्ट्रेस की वजह से तो नहीं उनका ये हुआ, उनके प्रोसेस्ड फूड तो नहीं लॉन्ग टर्म चल रहा, उनकी फिजिकल एक्टिविटी चेक करें कि ये ना हो कि वो कमरे में बंद रहती हों, या मेल है तो वो रहते हों, उनका बैठने का ही काम हो, उनके जो ब्लड है वो ऑक्सीजनेशन ही ना हो रही हो, ठीक है। तो आपने रूट कॉज पकड़नी है, और देखें जीन्स में तो नहीं है, और आपको मोर और लेस आपको जीआईटी में मिल जाना है इसका रूट कॉज, वहीं पे मसला होगा। तो आपने रूट कॉज ठीक करनी है, एक्जिमा ठीक नहीं करना। रूट ठीक करोगे, एक्जिमा जिसकी वजह से हो रहा है वो खुद ही ठीक हो जाएगा, वरना आप एक्जिमा को लगे रहो, नहीं होना ठीक। एनी अदर क्वेश्चन? ऑल राइट, चलें फिर अपना ख्याल रखिएगा, और मैं इसकी रिकॉर्डिंग आपको ग्रुप में भेज दूंगी। अगर किसी को सर्टिफिकेट इसका चाहिए तो वो भी मुझे बता दीजिएगा, इनबॉक्स कर दीजिएगा। और यस, फास्टिंग रिड्यूस करती है जीआईटी इन्फ्लेमेशन को। उसकी रीज़न मैं आपको बताती हूँ कि इसकी ना वैसे रीज़न, अगर आपने लास्ट वर्कशॉप ली थी ना, अगर आपने इंसुलिन रेजिस्टेंस रिवर्सिंग की, तो उसमें भी मैंने बताया था। अगर आपने नहीं ली तो आप ग्रुप में ना उसकी लिंक मैंने सेंड किया हुआ है, आप उधर से ले लीजिएगा। फास्टिंग बेसिकली ना ये आपकी बॉडी को ना एक ब्रेक देती है, दैट्स इट। और जब भी आप किसी एक प्रॉब्लमेटिक चीज़ को ब्रेक दे दें, फॉर एग्जांपल एक झूला है आपके घर में, वहाँ पे वो ना रिस्ट्रिक्ट कर रहा है, वो सही झूल नहीं रहा, आप क्या करोगे? आप उसको ना थोड़ी देर के लिए छोड़ दोगे, उसके वैसे ही छोड़ दोगे, ठीक है। तो जो इतनी ज़्यादा वो मूवमेंट में आके और रिस्ट्रिक्ट हो रहा था, आप छोड़ोगे, वो खुद ब खुद अगली दफ़ा ठीक हो जाएगा, ठीक है। तो फास्टिंग ना आपकी बॉडी को ब्रेक देती है,
आपकी बॉडी में जो इतना इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हुई थी ना, ट्रिगर हुई थी, अब वो जो है ना स्टॉप होना शुरू हो जाती है। वो लेस जो प्रो इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स है ना, साइटोकाइंस, वो रिलीज इम्यून सिस्टम कम करना शुरू कर देता है। ठीक है, और आपकी बॉडी का सेल्फ हीलिंग जो सिस्टम है, इम्यून सिस्टम, वो एक्टिवेट हो जाता है। इंटरनल रिसोर्सेज यूज होना शुरू हो जाते हैं, बाहर से तो कुछ मिल नहीं रहा। जब इंटरनल रिसोर्सेज यूज होते हैं ना, तो आपकी बॉडी सेट हो जाती है, बॉडी को रेस्ट मिलता है। इन्फ्लेमेशन हो रही है, आपने बाहर से खाना दे ही जा रहे हैं, दे ही जा रहे हैं, दे ही जा रहे हैं, तो वो और ज़्यादा उसको रेस्ट ही नहीं मिल रहा। आप बाहर से खाना देना छोड़ दें, वो इन्फ्लेमेशन जो ट्रिगर हो रही थी वो कम हो जाएगी। ठीक है, इसके अलावा कोई क्वेश्चन? इवन हम तो कैंसर में भी फास्टिंग करवाते हैं। क्यों? क्योंकि कैंसर में क्या होता है, बॉडी के जो सेल्स हैं वो इरेगुलर हुए होते हैं ना, उनकी इरेगुलर वो ग्रोथ हो रही होती है। ठीक है, अनकंट्रोल्ड ग्रोथ हो रही होती है, हम उसको फास्टिंग पे ले जाते हैं, तो वो जो एक सिस्टम चल रहा है ना, उसको वो डिस्टर्ब हो जाता है। वो तो चल रहा था, हमने खाना पीना सब कम कर दिया, उसका कंट्रोल कर दिया, रिस्ट्रिक्ट कर दिया, वो जो सिस्टम चल रहा था ना उसकी बॉडी, वो डिस्टर्ब हो जाता है। इसके अलावा और बहुत सारे फायदे हैं इसके। स्पिरिचुअल हीलिंग इसका बड़ा इफेक्ट है। आपको मैं एग्जांपल देती हूँ, आपको ना क्लियर होगा। हमारा जो इस्लाम है ना, आप आपने स्टडीज़ पढ़िएगा इस पे, रिसर्चेज आई हुई हैं, और रिसर्च तो अब आई है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पानी पे दम किया करते थे, फूंक मारे बगैर, फूंक नहीं मारते थे। ठीक है, तो लेकिन ऐसे पानी रखा है ना, तो आपने फॉर एग्जांपल बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ही पढ़ लिया, तो वो भी एक तरह से दम हो जाता है उसके ऊपर। ठीक है, तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जब पढ़ के आप उसे पीते हैं, तो उसका जो बायोकेमिकल जो उसका स्ट्रक्चर है ना, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है पानी का, वो बड़ा खूबसूरत हो जाता है, डिज़ाइन हो जाता है, इतना कि उसमें हीलिंग इफेक्ट आ जाता है। जब आप पानी पीते हैं तो पानी एक ज़िंदगी है। कुरान पाक में ना पानी को ज़िंदगी कहा गया, पानी ज़िंदगी है। और हम साइंस से देखते हैं कि इसमें ऑक्सीजन है, जो कि हमें हमारे सांस को बाहर रखती है और हम जिंदा रहते हैं। ठीक है, साइंस ने इसे बाद में प्रूव किया। अब जब दम किया करते थे तो उसका इफेक्ट कैसे आता था, आज की साइंस ये बताती है कि जब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम भी केला पढ़ा जाता है ना, तो उसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर इतना खूबसूरत हो जाता है कि वो जाके आपकी बॉडी को हील करता है। ठीक है, अब आप देखें कि उसके ऊपर आप कुछ भी पढ़ लें, अस्तगफिरुल्लाह पढ़ लें, आप कुरान पाक कुछ भी आयात पढ़ लें, उसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर उतना ही प्यारा होता जाता है। ये रिसर्चेज आई हुई हैं। और जब उसके ऊपर फॉर एग्जांपल कोई डार्क वॉइस लगा दिया, यानी कोई गाना कुछ लगा दिया, तो वो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर उतना ही बुरा और भयानक होता है। इतना कि जब आप पीते हैं वो वाला पानी, तो वो आपको हील नहीं बल्कि आपकी बॉडी को ख़राब करता है। आप देखें, ये मैंने आपको एग्जांपल क्यों दी, इसलिए कि हमारे इस्लाम में जो चीज़ें हैं ना, उसका इफ़ेक्ट है, उसका रूहानी इफ़ेक्ट है, और उसको साइंस प्रूव कर रही है। फास्टिंग का एक रूहानी इफ़ेक्ट है कि स्पिरिचुअली इंसान अल्लाह ताला से कनेक्ट और अपनी फितरा के करीब हो जाता है। ठीक है, तो जब हम अपनी फितरा के करीब होते हैं, हमारा फितरा क्या है, हमारा रब, जब हम उसकी तरफ जाते हैं ना, हमारा नफ्स कंट्रोल हो जाता है फास्टिंग से। हम उसे खाना नहीं देते, नफ्स कंट्रोल हो जाता है, हम अल्लाह के उतने ही करीब चले जाते हैं। और जब हम अपने नेचर के करीब जाते हैं ना, तो हमारी बॉडी में शिफा का सिस्टम जो है ना वो ऑन हो जाता है। तो मैंने आपको साइंस से भी बताया, साइंस से आप खुद भी सर्च कर सकते हैं, इसका स्पिरिचुअल इफेक्ट भी बताया, और साइंस इसका स्पिरिचुअल इफेक्ट भी बताती है। और अगर हम बिंगा मुस्लिम साइंस पे ना भी रिलाई करें, तब भी हमें पता है कि हमारे इस्लाम में हर चीज़ जो है वो विद रीज़न है। ठीक है, उसका इफेक्ट है। इज देयर एनी क्वेश्चन? दैट्स वाई आपके पास कभी भी पेशेंट आए ना, आपने उसको स्पिरिचुअली कनेक्ट ज़रूर करना है। आपने उनसे कहना है कि आपने बिस्मिल्लाह पढ़ के आपने जब खाना खाना है ना, तो माइंडफुली खाना है, और माइंडफुली इस तरह खाना है कि कोई और डिस्ट्रैक्शन ना हो, आप बात ना कर रहे हो, आप टीवी ना देख रहे हो, फ़ोन ना देख रहे हो, बल्कि खाना खाते हो आप अपने दिल में अल्लाह को याद कर रहे हो, और दिल में
आप कोई भी उसे जिक्र दे सकते हैं, इस्तिगफार का दे सकते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह कह सकते हैं कि दिल में आप वो पढ़ें और खाना खाएं। ठीक है, तो आपने अपने पेशेंट को स्पिरिचुअली कनेक्ट करना है और फिर शिफा आती है। चलें फिर हम एंड करते हैं इसे। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।